नमस्ते दोस्तों, आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। आज हम ज्योग्राफी के एनसीईआरटी से क्लास 9th से 5th चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आज हम फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूज डाइवर्सिटी यहाँ पे फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। अब तक के हम जितने भी वीडियोस कर चुके हैं, जितने भी हम लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं एनसीईआरटी के, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। 4th चैप्टर जो है वो बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल था, जिसको हमें थोड़ा टाइम लगा, बट 5th और 6th चैप्टर आपका जल्दी हो जाएगा और हम जल्द ही 10th के एनसीईआरटी को भी शुरू करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करें। सो एनसीईआरटी का ये जो 5th चैप्टर है, इसका नाम है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो यहाँ पे नाम से पता चल रहा है कि यहाँ फ्लोरा और फौना की बात की जा रही है, क्योंकि वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ ये दो चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं कि उन्होंने जो स्टार्टिंग है उसमें क्या बताया हमें। तो हैव यू ऑब्जर्व द टाइप ऑफ ट्रीज, बुशेस, ग्रासेस एंड बर्ड्स इन द फील्ड्स एंड पार्क्स इन एंड अराउंड योर स्कूल। तो यहाँ पे पहले की एनसीईआरटी, इसलिए इसमें स्कूल की बात की गई है, बट अगर हम खुद के भी बारे में सोचे तो क्या हम लोगों ने अलग अलग ट्रीज, बुशेस या फिर कहेंगे ग्रासेस, बर्ड्स, ये सब फील्ड्स या पार्क्स में हमारे सराउंडिंग में हमने ऑब्जर्व तो किए ही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो सिमिलर नहीं होते, उसमें कुछ वेरिएशंस होते हैं। तो आर दे सिमिलर और देयर आर वेरिएशंस। तो वो एक जैसे है या फिर अलग अलग है, ये अगर देखा गया तो हमें ये सब अलग अलग दिखते हैं, क्योंकि इंडिया जो है एक वास्ट कंट्री है। तो यू कैन इमेजिन द टाइप्स ऑफ बायोफॉर्म्स अवेलेबल थ्रू आउट द कंट्री, है ना। तो अलग अलग टाइप के जो है वो फ्लोरा और फौना यानी एनिमल्स और प्लांट्स अवेलेबल रहेंगे हमारे देश में पूरे अलग अलग जगह पे। ये हमें पता चलता है, या एक जगह पे भी काफ़ी सारे देखने हमें मिलते हैं। चलिए, इंडिया को यहाँ पे वास्ट कंट्री कहा गया, इंडिया में इतनी अलग अलग चीज़ें है, बायोडाइवर्सिटी है। तो देखते हैं क्या कहना है इनका। सबसे पहले इनका कहना है कि हमारी जो कंट्री है वो 12 मेगा बायोडाइवर्स कंट्रीज जो है वर्ल्ड की, उसमें से एक है। आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री कौन सी है। अब बायोडाइवर्सिटी का मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ। डाइवर्सिटी यानी विविधता, जहाँ पे बायो यानी लाइफ में बहुत अलग अलग आपको जो डाइवर्सिटी देखने मिलती है, यानी विविधता देखने मिलती है, यानी अलग अलग स्पीसीज, प्लांट्स के, ट्रीज के, एनिमल्स, बर्ड्स, जो भी है लिविंग थिंग्स, उनके अलग अलग स्पीसीज जो देखने मिलते हैं। ज़्यादा स्पीसीज, ये नहीं कि एक ही स्पीसीज, ज़्यादा नंबर्स में अलग अलग स्पीसीज, ऐसे कंट्री को बायोडाइवर्स कंट्री कहा जाता है। और इंडिया भी ऐसी एक बायोडाइवर्स कंट्री है। 12 मेगा यानी सबसे बड़ी जो टॉप की 12 बायोडाइवर्सिटी की कंट्रीज है, उसमें से एक इंडिया है। ये सबसे पहले अगर हम देखेंगे बायोडाइवर्सिटी को, तो 47,000 प्लांट स्पीसीज इंडिया में देखने मिलते हैं। और प्लांट स्पीसीज में इंडिया का 10th रैंक है पूरे वर्ल्ड में, और एशिया में 4th रैंक है। ये हमें याद रखना है। दूसरा एक फैक्ट है कि हमारे देश में नियर अबाउट 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स हैं इंडिया में। ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें फ्लावर्स आते हैं। 47,000 प्लांट स्पीसीज में से 15,000 ऐसे हैं जिसमें फ्लावर्स आते हैं। ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जो कि 6% पूरे टोटल जो वर्ल्ड में फ्लावरिंग प्लांट्स है उसके 6% है ये। यानी इंडिया में पूरे वर्ल्ड के जो फ्लावरिंग प्लांट्स है उसमें से 6% तो इंडिया में ही है। अब आप समझ रहे होंगे इंडिया का महत्व, इंडिया का बायोडाइवर्सिटी कितना ज़्यादा है। देश की अगर बात करें तो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी बहुत सारे, जैसे फर्न्स हो गए, अलगे हो गया, या फिर फंगी हो गए, ये सब जो है ये हमारे यहाँ पे हम कहेंगे कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है, ये भी काफ़ी सारे पाए गए हैं। इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली अगर देखा गया तो 90,000 एनिमल स्पीसीज है, एज वेल एज अ रिच वेराइटी ऑफ फिश इन इट्स फ्रेश एंड मरीन वाटर भी देखने मिलता है। अब यहाँ दो नाम लिखे, फ्रेश और मरीन वाटर। फ्रेश वाटर यानी वो वाटर जो कि जिसकी सैलिनिटी कम होती है, या फिर हम कहेंगे कि नहीं की बराबर होती है, तो वो वाटर को फ्रेश वाटर कहा जाता है। और मरीन वाटर जो होता है वहाँ पे सैलिनिटी होती है, यानी सॉल्ट के कुछ अमाउंट होते हैं। तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। आगे आने वाले एनसीईआरटीज में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि फ्रेश वाटर की सैलिनिटी कितनी होनी चाहिए। जिस वाटर की सैलिनिटी कितनी होती है उसे फ्रेश वाटर कहते हैं। ये कमेंट सेक्शन में लिखे। और मरीन वाटर कौन से वाटर को कहते हैं, कितनी सैलिनिटी होनी चाहिए। सैलिनिटी यहाँ पे आपको कौन से इसमें गिननी है, पीपीटी आएगा या पीपीएम आएगा, तो यहाँ पे आपको ये सब लिखना है। पार्ट्स पर मिलियन आएगा, पार्ट्स पर 1000 आएगा। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। फ्रेश वाटर अभी मैंने आपको एक आइडिया दे दी, जिसके सैलिनिटी कम है, यानी सॉल्ट की क्वांटिटी उसमें कम होती है, अमाउंट ऑफ सॉल्ट कम होता है, ऐसा वाटर को फ्रेश वाटर कहा जाता है। और अमाउंट ऑफ सॉल्ट अगर ज़्यादा हो तो उसे मरीन वाटर कहा जाता है। तो हमें हमारे यहाँ पे लगभग हम कहेंगे 90,000 एनिमल्स में से काफ़ी अच्छे फिश की भी वेराइटी इंडिया में देखने मिलती है। देखा गया तो नेचुरल वेजिटेशंस जो होते हैं, इट रेफर्स टू अ प्लांट कम्युनिटी। ठीक है, तो नेचुरल वेजिटेशन यानी प्लांट कम्युनिटी। अब आपको ये पता ही है, वेजिटेशन अगर बोलेंगे तो प्लांट कम्युनिटी। ये अब नेचुरल कहा गया। नेचुरल वेजिटेशन यानी ये नेचुरली ग्रोन है, यानी इसमें कोई ह्यूमन की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ी है, अपने आप ही
बने हुए हैं, ऐसे वेजिटेशन को नेचुरल वेजिटेशन कहा जाता है। एंड हैज़ बिन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड बाय ह्यूमन फॉर अ लॉन्ग टाइम, है ना। तो ये बहुत टाइम तक उसे ह्यूमन ने डिस्टर्ब नहीं किया, यानी उसे काटा नहीं उन ट्रीज को, या फिर वैसे के वैसे रखा हुआ है, उनको कहा जाता है नेचुरल वेजिटेशन। और इसको एक टर्म दिया है जिसको ह्यूमन ने अब तक टच नहीं किया है, वो है वर्जिन वेजिटेशन। वर्जिन वेजिटेशन जो होते हैं वो अनडिस्टर्ब्ड होते हैं बाय ह्यूमन फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये एक हमें पता चलता है। उसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि जो कल्टिवेटेड क्रॉप्स है या फ्रूट्स है या ऑर्चर्ड्स है, ये सब वेजिटेशन नेचुरल नहीं होते हैं। तो ये एक तरह से हमने खुद बनाए हुए हैं, ह्यूमन के ही मदद से वो बनते हैं, क्योंकि कल्टिवेटेड क्रॉप्स है, फ्रूट्स है, ऑर्चर्ड्स है, ये सब जो होते हैं ये नेचुरल वेजिटेशन नहीं है। बाकी जो पहले से आपको दिख रहे हो नेचुरल वेजिटेशन है, जिसमें ह्यूमन के एड की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये चीज़ें हमें पता चलती है। अब यहाँ पे देखिए एक बहुत अच्छा उन्होंने फैक्ट लिखा है, वर्जिन वेजिटेशन जो होती है विच आर प्योरली इंडियन आर नोन एज एंडेमिक और इंडिजीनियस स्पीसीज, बट दोज विच हैव कम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया आर टर्म्ड एज एक्सोटिक प्लांट्स। ये एक यहाँ पे टर्म उन्होंने दी है, वर्जिन वेजिटेशन जो प्योरली इंडिया में ही है और इंडिया में ही पाए जाते हैं, उसको एंडेमिक कहा जाता है या फिर उसे इंडिजीनियस स्पीसीज कहा जाता है। नोट्स में लिख के रखिएगा ये पॉइंट अच्छे से। जो इंडिया में प्योरली पाए जाते हैं उन्हें एंडेमिक या फिर इंडिजीनियस कहा जाता है, जिनको बाहर से लाया जाता है या जो बाहर से आए हुए हैं उन्हें एक्सोटिक प्लांट्स कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स यहाँ पे अच्छे से याद रखिएगा, अपने नोट्स में लिख के रखिएगा। आगे अगर देखा गया तो जैसे यहाँ पे उन्होंने बताया कि नेचुरल वेजिटेशन यानी हम कहेंगे प्लांट कम्युनिटी, वैसे अगर हम फ्लोरा की बात करें तो ये डिनोट करते हैं प्लांट्स ऑफ पर्टिकुलर रीजन और पीरियड, है ना। तो हम यही कहते हैं कि फ्लोरा इज यूज्ड टू डिनोट प्लांट्स ऑफ पर्टिकुलर रीजन और पीरियड, है ना। तो एक रीजन में इंडिया में कौन से फ्लोरा पाए जाते हैं, इसलिए इंडिया के रीजन के लिए फ्लोरा ये टर्म यूज होगा। या फिर इतने साल से इतने साल तक कौन से पाए जाते थे, इसके लिए टाइम पीरियड के लिए भी फ्लोरा यूज होगा। सिमिलरली एनिमल्स के लिए यही चीज़ें बताने के लिए फौना यूज होगा। तो एनिमल्स यानी फौना और प्लांट्स यानी फ्लोरा, ये 2 चीज़ें हमें पता चलती है। अगर देखा गया तो दिस ह्यूज डाइवर्सिटी इन फ्लोरा एंड फौना किंगडम, ये कुछ फैक्टर्स के कारण होते हैं। तो आगे हमें अब ये इंट्रोडक्शन होने के बाद हमें फैक्टर्स पढ़ने हैं। तो ये फैक्टर्स कौन कौन से हैं ये हमें यहाँ पे स्टडी करना है। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि हम फैक्टर्स जो है उन्हें लिख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ पाएंगे। तो चलिए हम हमारे नोट्स में लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले फैक्टर्स responsible for huge डाइवर्सिटी। अब फैक्टर्स जो रेस्पॉन्सिबल है फॉर ह्यूज डाइवर्सिटी वो कौन कौन से हैं, तो इसमें सबसे पहले 2 तरह के फैक्टर्स देखने मिलते हैं। एक होते हैं रिलीफ और जो दूसरे होते हैं वो होते हैं क्लाइमेट। रिलीफ और क्लाइमेट, तो हम इसे रोमन नंबर डाल देते हैं ताकि हम बाकी इसके अंदर के जो पॉइंट्स उन्हें लिख पाएँ। रिलीफ में हम कह सकते हैं लैंड और दूसरा होता है सॉइल। तो लैंड और सॉइल ये दोनों रेस्पॉन्सिबल हैं, कैसा वेजिटेशन आएगा और क्या नहीं, कैसे डाइवर्सिटी होगी क्या नहीं। क्लाइमेट में आते हैं हम तो टेम्परेचर। दूसरा जो हमें देखने मिलता है वो है फोटो पीरियड, यानी सनलाइट। आपको सनलाइट लिखना है तो आप सनलाइट भी लिख के रख सकते हैं, ठीक है, सनलाइट। थर्ड आएंगे तो प्रेसिपिटेशन, उसके ये इतने जो फैक्टर्स है ये हमें देखने मिलते हैं। क्लाइमेट में तो 2 तरह से हैं, रिलीफ और क्लाइमेट। उसमें टेम्परेचर, फोटो पीरियड, सनलाइट और प्रेसिपिटेशन, इतने हमें फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये पता चलता है फॉर ह्यूज डाइवर्सिटी। जहाँ ये फैक्टर्स अच्छे होंगे वहाँ पे हम कहेंगे डाइवर्सिटी ज़्यादा देखने मिलती है। तो चलिए एनसीईआरटी में आते हैं और इन सभी फैक्टर्स को एक एक करके स्टडी करते हैं। सबसे पहले हमें देखने मिलता है रिलीफ। रिलीफ में हमें देखने मिलती है लैंड। लैंड जो होता है इट अफेक्ट्स द नेचुरल वेजिटेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, दोनों तरह से हो सकता है। तो डू यू एक्सेप्ट द सेम टाइप ऑफ वेजिटेशन इन माउंटेनस प्लेट्यू एंड प्लेन एरियाज और इन ड्राई एंड वेट रीजन? क्या आपको ऐसा देखने मिला है कभी कि वेजिटेशन एक जैसा है? माउंटेन पे भी आप जा रहे हैं वही वेजिटेशन देखने मिल रहा, प्लेट्यू पे आप जा रहे हैं वही वेजिटेशन देखने मिल रहा, प्लेन्स में जा रहे हैं वही वेजिटेशन है, या फिर आप ड्राई एरियाज में जा रहे हैं तो सेम वेजिटेशन, वेट एरियाज में आ रहे हैं तो सेम वेजिटेशन? ऐसा कभी हुआ है? ऐसा कभी भी नहीं होता है, क्योंकि लैंड जो होती है हर जगह अलग अलग होती है। तो नेचर ऑफ लैंड जो होती है इट इन्फ्लुएंसेस द टाइप ऑफ वेजिटेशन, है ना। अगर जो फर्टिलिटी लेवल है, यानी अगर लैंड ज़्यादा फर्टाइल है तो वो एग्रीकल्चर के लिए
बहुत अच्छी होती है, तो फर्टाइल लेवल इज जनरली डिवोटेड फॉर एग्रीकल्चर, जहाँ लैंड की फर्टिलिटी अच्छी है। जैसे प्लेन्स में लैंड काफ़ी फर्टाइल होती है तो वहाँ एग्रीकल्चर ज़्यादा लेंगे लोग। तो अनड्यूलेटिंग हम कहेंगे एंड रफ टेरेंस जो होते हैं, वही है कि जो टेरेंस है, यानी हम कहेंगे कि स्लोप्स और ये सब या माउंटेनस रीजन्स होते हैं, आर एरियाज वेयर ग्रासलैंड्स एंड वुडलैंड डेवलप्ड एंड गिव शेल्टर टू द वाइल्ड वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा नहीं देखने मिलेगा, बट यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ग्रासलैंड्स देखने मिलेंगे, वुडलैंड्स, वुड्स देखने मिलेंगे। ये सब देखने के कारण क्या हो जाता है कि आपको ये पता चलता है कि वहाँ पे काफ़ी सारे वाइल्ड लाइफ को शेल्टर मिल जाता है। तो लैंड जो होती है ये अफेक्ट तो करती है, ये पक्की बात है आपके वेजिटेशन को, क्योंकि भाई अगर प्लांट्स अच्छे रहे तो वाइल्ड लाइफ वहाँ पे पाई जाएगी, यानी हम कहेंगे वाइल्ड लाइफ अच्छी है, यानी उसके प्लांट्स के साथ साथ कुछ हम कहेंगे कि वहाँ पे एनिमल्स भी पाए जाएंगे। तो प्लांट्स और एनिमल्स मिलकर एक वाइल्ड लाइफ बनेगी, जो कि काफ़ी अच्छी एक वैरायटी वहाँ देखने मिलेगी। उसके बाद जो दूसरा फैक्टर आता है वो होता है सॉइल। सॉइल जो होता है इट ऑल्सो वेरी ओवर स्पेस, है ना। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स जो होती है उस कारण अलग अलग टाइप के वेजिटेशन देखने मिलते हैं। सैंडी सॉइल जो होती है आपको डेजर्ट में देखने मिलती है, जो कैक्टस को सपोर्ट करती है, थॉर्नी बुशेस को सपोर्ट करती है, वही कांटे रहने वाले जो भी प्लांट्स है उनको सपोर्ट करती है। अगर हम वेट एरियाज में, मार्शी एरियाज में या डेल्टाइक सॉइल में आए तो वहाँ पे मैंग्रूव्स और डेल्टाइक वेजिटेशंस जो होते हैं उनको सपोर्ट मिलता है। मैंग्रूव्स ऐसे ट्रीज होते हैं या फिर ऐसे वेजिटेशन होते हैं जो दलदल जहाँ पे होती है वहाँ पे आते हैं, यानी दलदलित प्रदेश में आते हैं। यानी हम कहेंगे कि जहाँ पे मार्शी, वेट या डेल्टाइक सॉइल है, डेल्टाइक यानी जो रिवर होती है अपने साथ डेल्टा जो भी लेके आ रही है, डेल्टा बनाती है रिवर अपने सेडिमेंट से समुंदर को मिलते हो, तो वहाँ पे कैसे कि मार्शी लैंड बन जाती है, तो वहाँ पे हम कहेंगे कि आपको मैंग्रोव्स देखने मिल सकते हैं। उसके अलावा हिल स्लोप्स जो होते हैं वहाँ पे हम कहेंगे विद सम डेप्थ ऑफ सॉइल हैव कॉनिकल ट्रीज। अब डेप्थ सॉइल की अच्छी होगी, आपको ये पता है अगर हिल पे आप हो तो हिल पे सॉइल अगर आपको जो देखने मिल रही है, हमारे ज़मीन की सॉइल और हिल पे सॉइल, हिल से आप ज़मीन के अंदर तक जाओगे तो बहुत डेप्थ होती है, जबकि हमारे अगर नॉर्मल लैंड पे आप खड़े हो तो आपको वहाँ पे ज़्यादा डेप्थ नहीं मिलेगी एज कम्पेयर टू माउंटेन्स। इमेजिन कीजिए आप माउंटेन पे खड़े हो और आप गड्ढा खोदते जा रहे हो वहाँ तक जहाँ तक आप ज़मीन से खोदे हो, नॉर्मल जगह से खोदे हो, तो आपको माउंटेन से ज़्यादा नीचे तक आना पड़ेगा, तो वहाँ डेप्थ होने के कारण कॉनिकल ट्रीज आपको देखने मिल जाते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल है कि कॉनिकल ट्रीज होते कैसे हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, मैं कॉनिकल ट्रीज भी आपको दिखा देता हूँ। सो इस तरह से दिखते हैं जो कॉनिकल ट्रीज होते हैं, वो जैसे कोन की तरह दिखते हैं ना। आपने हिली रीजन्स में ये कॉनिकल ट्रीज जो है ये देखे होंगे, पक्का देखे होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो बाकी जो फैक्टर्स है जो अफेक्ट कर रही है, फिर हम कहेंगे जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर ह्यूज डाइवर्सिटी, वो है क्लाइमेट वाले। क्लाइमेट में सबसे पहले टेम्परेचर, आप तो जानते हैं टेम्परेचर कम ज़्यादा होता है वैसे वैसे डाइवर्सिटी भी चेंज होती है। सबसे पहले हम टेम्परेचर की बात करें तो कैरेक्टर एंड एक्सटेंट ऑफ वेजिटेशन आर मेनली डिटरमाइंड बाय टेम्परेचर अलॉन्ग विथ ह्यूमिडिटी इन एयर एंड प्रेसिपिटेशन एंड सॉइल, है ना। तो सबसे पहले टेम्परेचर में भी क्या आएगा एक्सक्यूज मी, टेम्परेचर में भी सबसे पहले देखा जाएगा कि जो भी एयर चल रही है उसमें कितनी ह्यूमिडिटी है। ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा है यानी हम कहेंगे उसमें नमी ज़्यादा है तो प्रेसिपिटेशन अच्छा होगा। सॉइल प्रेसिपिटेशन के कारण और अच्छी होगी प्रेसिपिटेशन, यानी बारिश अच्छी होगी। अगर हम स्लोप्स पे जाए हिमालय के, या फिर हम कहेंगे हिल्स में जाए, पेनिनसुला के, इंडिया के पेनिनसुला पार्ट यानी नीचे के पार्ट में जो सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज है फ्रॉम 3 साइड्स, वहाँ पे जाए और वहाँ पे अगर हम हाइट देखें 915 मीटर के ऊपर की जो हाइट है, वहाँ अगर देखा गया तो टेम्परेचर जो होता है वो गिरने लगता है, टेम्परेचर जो होता है वो कम होने लगता है, जो अफेक्ट करता है टाइप्स ऑफ वेजिटेशन के और उसके ग्रोथ को। और ये जो चेंजेस, और इस कारण क्या हो जाता है कि जो वेजिटेशन होता है या जो भी हम कहेंगे डाइवर्सिटी वो चेंज हो जाती है एक्सक्यूज मी, चेंज हो जाती है हम कहेंगे, या फिर हम ये कहेंगे कि कहीं ना कहीं काफ़ी सारे चेंजेस देखने मिलते हैं आपको। और उसके बाद हम ये भी कहेंगे चेंजेस इट फ्रॉम ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल टेम्परेट एंड अल्पाइन वेजिटेशन, है ना। तो अगर हम जाएंगे ट्रॉपिकल पे, तो जो ट्रॉपिकल में हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे वाला जो पार्ट है, यानी हम कहेंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो पार्ट होता है वो बोले, या फिर हम इंडिया की बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे का पार्ट आप अपने मैप बुक में देख रहे हैं, तो उसके नीचे का जो पार्ट है वो ट्रॉपिकल, या फिर उसके ऊपर का जो पार्ट हो गया वो सब ट्रॉपिकल टेम्परेट या अल्पाइन वेजिटेशन, है ना, जो थोड़ा सा हाइट पे है तो ये सब आपको वहाँ पे देखने मिलते हैं। तो टेम्परेचर जो होता है वो कम ज़्यादा होता है, उस कारण जो डाइवर्सिटी वो भी अफेक्ट होती ही है, ये भी आपको यहाँ पे पता चलता है। तो देखिए यहाँ उन्होंने एक टेबल दिया और इस टेबल में उन्होंने पूरा लिखा हुआ है वेजिटेशन, उसके अलावा एवरेज टेम्परेचर इन जनवरी या फिर रिमार्क्स। उसके अलावा अगर हम आते हैं तो ट्रॉपिकल जो होता है वहाँ पे टेम्परेचर पूरे साल भर का एवरेज निकालो तो 24 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा आपको देखने मिलता है। वही अगर आप जनवरी में देखोगे तो जनवरी में ठंड होती है तो टेम्परेचर थोड़ा कम होता है, वो कि 18 डिग्री से ज़्यादा ही आपको देखने मिलता है ट्रॉपिकल रीजन में। यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा आपको देखने नहीं मिलती है, नो फ्रॉस्ट।
सब ट्रॉपिकल में अगर हम आएंगे तो 17 डिग्री से 24 डिग्री सेल्सियस पे देखने मिलता है, और 10 डिग्री से 18 डिग्री सेल्सियस तक आपको जनवरी में देखने मिलता है। फ्रॉस्ट जो है वो काफ़ी रेयर है। टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेट रीजन की बात करें तो 7 डिग्री से 17 डिग्री सेल्सियस ये एवरेज टेम्परेचर होता है, और -1 डिग्री से -10 डिग्री सेल्सियस तक जनवरी में जाता है। तो यहाँ पे फ्रॉस्ट भी आपको देखने मिलता है और कुछ कुछ जगह स्नो भी आपको देखने मिलता है। अल्पाइन में आप आओ तो बिलो 7 डिग्री सेल्सियस आपको एवरेज टेम्परेचर पूरे साल भर देखने मिलता है, और अगर मीन टेम्परेचर जनवरी में देखा तो बिलो -1 डिग्री सेल्सियस ही जाता है। तो वहाँ पे स्नो ही स्नो आपको देखने मिलता है। तो इस तरह से वेजिटेशन अलग अलग आपको देखने मिलेंगे, अलग अलग रीजन के चलते, अलग अलग टेम्परेचर के चलते। उसके बाद अगला जो फैक्टर जो अफेक्ट करता है हमारे जो डाइवर्सिटी है उसको, वो है फोटो पीरियड। फोटो पीरियड का मीनिंग होता है सनलाइट, ये अच्छे से याद रखिएगा। तो वेरिएशन इन ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट एट डिफरेंट प्लेसेस ड्यू टू डिफरेंस इन लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, सीजन एंड ड्यूरेशन ऑफ द डे। तो ये सब चीज़ें तो आपको पता ही है। अब आपको पता है कि सनलाइट कितने देर रहेगा, ये किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, वो करता है कि अलग अलग लैटिट्यूड्स पे अलग अलग जगह, उसके अलावा हम कहेंगे अलग अलग ऑल्टीट्यूड्स पे, एल्टीट्यूड्स यानी हम कहेंगे अलग अलग हाइट पे है, सीजन्स अलग अलग है, या फिर ड्यूरेशन दिन के अलग अलग है। दिन बड़ा रहेगा तो फिर सनलाइट दिन भर आपको ज़्यादा देर मिलेगा। तो ये सब चीज़ें भी हम कहेंगे कि अफेक्ट करती है, यानी हम कहेंगे ड्यू टू लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट। जो ट्रीज होती है वो जल्दी जल्दी ग्रो कर जाते हैं समर में। आपको पता है ट्रीज को तो सनलाइट लगता है ना ग्रो करने के लिए, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए। तो सनलाइट जो होता है ये तो अफेक्ट करेगा ही वेजिटेशन को। ट्रीज अच्छे, एनिमल अच्छे, एनिमल अच्छे, ट्रीज अच्छे, तो फिर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा। तो यही हम कहेंगे कि जो फोटो पीरियड होता है जिसको हम सनलाइट कहते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा डिपेंड, उस पर भी डिपेंड है हमारा वेजिटेशन या फिर हमारा फ्लोरा फौना दोनों। तो देखिए उन्होंने यहाँ पे एक सवाल पूछा है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि जो सदर्न स्लोप्स होते हैं हिमालयन रीजन के, वहाँ पे थिक वेजिटेशन कवर देखने मिलता है एज कम्पेयर टू नॉर्दर्न स्लोप ऑफ सेम हिल्स। बहुत इजी इसका आंसर है, जो भी आपने अब तक जो चीज़ें पढ़ी है, जो भी कंसेप्ट पढ़े, उसी में उसका आंसर छुपा हुआ है, बट इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। ओके तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको फोटो पीरियड जो है ये भी पता चला, यानी फोटो यानी सनलाइट का पीरियड, जितने टाइम तक सनलाइट रहेगा उतना अलग अलग वेराइटी आपको देखने मिलेगी। उसके बाद प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन यानी हम कहेंगे कि रेनफॉल। रेनफॉल इंडिया में अगर देखा गया तो ऑलमोस्ट एंटायर रेनफॉल इज ब्रॉट इन बाय एडवांस साउथ वेस्ट मानसून, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, यानी जून से सितंबर के बीच में। और फिर रिट्रीटिंग नॉर्थ ईस्ट मानसून भी चलता है, जब मानसून वापस जाता है ये भी होता है। तो एरियाज ऐसे हैं जहां पे हेवी रेनफॉल होता है, हैव मोर डेंस वेजिटेशन एज कम्पेयर टू एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल, है ना। तो जहाँ ज़्यादा रेनफॉल वहाँ पे ज़्यादा वेजिटेशन, जहाँ पे कम रेनफॉल वहाँ कम वेजिटेशन। ये तो आपको पता ही है बिल्कुल, बारिश आने से तो वेजिटेशन अच्छा होगा ही, तो ये भी है। उसके साथ साथ एक और क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे दिया हुआ है, उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। फिर से ये क्वेश्चन है कि वाई आर द वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट एंड नॉट द ईस्टर्न स्लोप्स, है ना। तो वेस्टर्न स्लोप्स जो होते हैं वेस्टर्न घाट के, वहां पे थिक फॉरेस्ट है, ईस्टर्न स्लोप्स में नहीं देखने मिलता है, ऐसा क्यों? इसका भी आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे उन्होंने बोला है कि हैव यू एवर थॉट एज टू व्हाई फॉरेस्ट आर इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग्स। कभी आपने सोचा है कि फॉरेस्ट ह्यूमन बींग्स के लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? पहले के एनसीईआरटीज में हम ये चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर भी यहाँ पे आपको ये सोचना है कि हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों है। फॉरेस्ट जो होते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज हमें प्रोवाइड, एक तरह से रिन्यूएबल रिसोर्सेज है जो कि रिन्यू होते रहते हैं। हमें ये पता है कि हमें वो काफ़ी सारी चीज़ें देते हैं, वो हमें हम कहेंगे कि वुड से लेके बहुत सारी चीज़ें हमें देते हैं। यहाँ पे अगर देखा गया तो रिन्यूएबल सोर्स है, सभी चीज़ों को रिन्यू भी करते हैं, और इनका हमारे एनवायरनमेंट को अच्छे रखने में भी बहुत ज़्यादा रोल है। अगर देखा गया तो ये लोकल क्लाइमेट को अच्छा करते हैं, ये मॉडिफाई करते हैं, काफ़ी एक अच्छा क्लाइमेट बनाते हैं। आपको पता है कि बहुत अच्छा महसूस होता है जब आप फॉरेस्ट में होते हो। ये सॉइल इरोजन के कंट्रोल करते हैं, क्योंकि जो ट्रीज़ होते हैं, मैंने आपको पहले भी एनसीईआरटीज में बताया था, जब भी कोई हवा आएगी और जो सॉइल होती है ये बहते हुए जाएगी हवा के साथ, तो जो पेड़ बीच में आएंगे वो उस सॉइल को रोक लेंगे अपने पास। दूसरी बात, जब पानी आएगा बहुत ज़्यादा बाढ़ और उसके साथ जब सॉइल बहने लगेगी, तो ट्रीज जो होते हैं वो उनके कारण, यानी आप समझ जाइए कि बैरिकेड करके वो खड़े हैं और वो आगे नहीं जाने देंगे, उस सॉइल को बहने नहीं देंगे, उसको रोक देंगे। तो स्ट्रीम फ्लो को भी रेगुलेट करते हैं ना, उसी तरह से जो नदी या फिर जो भी स्ट्रीम्स बह रही है वो भी बराबर चलती रहे, ट्रीज जो होते हैं उसको रेगुलेट करते हैं। यही जो मैंने बताया फ्लो को एक तरह से, है ना। उसके अलावा आप देखोगे तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करते हैं, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा बहुत सारे कम्युनिटीज़ के लिए लाइवलीहुड है। बहुत सारी कम्युनिटीज़ ऐसी भी है, आज भी इंडिया में ऐसी ट्राइब्स भी है जो फॉरेस्ट पे ही डिपेंड है। और उसके अलावा ऑफर पैनोरामिक एंड सीनिक व्यू फॉर
रिक्रिएशन, है ना, और एंटरटेनमेंट के लिए, या फिर बहुत अच्छा एक व्यू देते हैं हमें, सीनिक व्यू देते हैं और बहुत अच्छा फीलिंग भी देते हैं जब आप फॉरेस्ट में रहते हो। तो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं फॉरेस्ट की। वो विंड फोर्स को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि जो ट्रीज होते हैं वो विंड को एक फोर्स से नहीं हमारे तक आने देते, उसको रोक लेते हैं। टेम्परेचर को भी बहुत अच्छा रखते हैं, बहुत मॉडरेट टेम्परेचर हमारे लिए बना के रखते हैं। वो गर्मी जो होती है वो ज़्यादा हमें होने नहीं देते और उसके साथ साथ रेनफॉल आने का भी वो कारण होते हैं। क्योंकि अगर देखा गया तो जिस तरह से एवापोरेशन होता है ना, हम कहेंगे ज़मीन के थ्रू, वैसे ही जो प्लांट्स होते हैं वो भी तो कुछ पानी को ऊपर भेजते हैं। तो इसे क्या कहते हैं आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, जो प्लांट्स के थ्रू वहां पे ऊपर पहुंचते हैं। तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। चलिए, तो मुझे पता चल चुका है आपने कमेंट सेक्शन में लिख दिया, बट मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। उसका आंसर है ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट्स अपने अंदर जो पानी लिया उसको भी बाहर भेजते हैं और उस कारण रेन भी होने में हेल्प होती है। उसके अलावा दे प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल, है ना, तो एक तरह से हम कहेंगे कि न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करते हैं सॉइल को। वाइल्ड लाइफ के लिए शेल्टर है, जो वाइल्ड लाइफ है उनके लिए घर है, एनिमल्स के लिए वो घर है। और इंडिया का जो नेचुरल वेजिटेशन होता है उसमें बहुत सारे चेंजेस आते जा रहे हैं। जैसे हम कहेंगे कि कल्टिवेटेड लैंड की डिमांड बढ़ना, खेती और ये सब चीज़ों की डिमांड बढ़ना, जिस कारण जो फॉरेस्ट है उसको काट दिया जा रहा है। इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए फॉरेस्ट को काट दिया जा रहा है। माइनिंग हो रही है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, ओवर ग्रेजिंग हो रहा है ऑफ पैस्चर्स, जो घास फूस है उसे भी खत्म कर दिया जा रहा है, ग्रेजिंग करा के, चरा के जो जानवर है उनको। ये सब करने के कारण फॉरेस्ट जो होते हैं वो तो खत्म होते ही जा रहे हैं और इस कारण हमारे ऊपर इसका अच्छा असर नहीं देखने मिलेगा। उसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि वेजिटेशन कवर जो है इंडिया का, हम कहेंगे इन लार्ज पार्ट्स इज नो मोर नेचुरल इन रियल सेंस। अगर देखा गया तो, है ना, तो जितना भी वेजिटेशन है ज़्यादातर इंडिया का वो नेचुरल नहीं है, एक्सेप्ट कुछ रीजन में, जैसे कि हम कहेंगे हिमालय या हिली रीजन्स जो है सेंट्रल इंडिया के वो, या फिर हम कहेंगे मरुस्थली जो वेजिटेशन होता है वो ज़्यादातर। द वेजिटेशन इन द मोस्ट एरियाज हैज़ बीन मॉडिफाइड एट सम प्लेसेस और रिप्लेस्ड और डिग्रेडेड बाय ह्यूमन ऑक्यूपेंसी। तो ये हमें देखने मिलता है कि ये काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो हम कहेंगे कि नेचुरल नहीं है, हमने उसे बनाया है और उसे हम चेंज भी करते जा रहे हैं अपने अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है मरुस्थली करके, तो मरुस्थली क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो मरुस्थली यानी हम कहते हैं जिसको रेगिस्तान, जिसको हम कहते हैं डेजर्ट, तो यहीं पे है मरुस्थली, है ना, यानी डेजर्ट। द वेजिटेशन इन द मोस्ट एरिया हैज बीन मॉडिफाइड एट सम प्लेसेस। तो अलग अलग जगह है जो जैसे मरुस्थली में जाके हमने कुछ नहीं किया, वो नेचुरली आया, हिमालय में नेचुरली आया, हिल्स ऑफ सेंट्रल इंडिया में नेचुरली आया, तो बाकी जगह हमने ऑक्यूपेंसी अपनी दिखा के उसे खराब करना शुरू कर दिया है। उसके अलावा आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर लिखना है, वो आपको ढूंढ के लिखना है लेटेस्ट वाले, ठीक है। बार ग्राफ में जो यहाँ पे दिया आपके एनसीईआरटी में वो देख के, ये जो बार ग्राफ है ये अगर देखा गया तो 2013-14 का है। कि आपको ये एक टास्क है कि आपको ये देखना है कि इसके बाद कोई रिपोर्ट आई है क्या, और जो रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग आपको इसके आंसर लिखने हैं। लेटेस्ट वाली रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नेम द स्टेट हैविंग मैक्सिमम एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर, ऐसे स्टेट का नाम लिखिए जहाँ फॉरेस्ट कवर सबसे ज़्यादा है। उसके अलावा नेम द यूनियन टेरिटरी हैविंग मिनिमम एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर एंड वाई, ऐसे यूनियन टेरिटरी का नाम लिखिए जहाँ पे फॉरेस्ट कवर बहुत कम है और ऐसा क्यों है ये भी आपको लिखना है। ये कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे पता चलती हैं। तो अभी हमने जो टॉपिक पढ़े वो थे आज के जो लेक्चर थे, उसमें हमने देखा कि फैक्टर्स अफेक्टिंग और कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट लिया। रिलीफ में हमने लैंड सॉइल को पढ़ा, क्लाइमेट में हमने टेम्परेचर, फोटो पीरियड और प्रेसिपिटेशन को पढ़ा। तो आपने देखा कि इन सब चीज़ों के कारण जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है वो किस तरह से अफेक्ट होती है या फिर इससे कैसे बनती है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इनको अच्छा रखना, हमारे बायोडाइवर्सिटी को अच्छा रखने के लिए, क्योंकि इंडिया 12 मेगा बायोडाइवर्स कंट्री में से एक है। तो इसी तरह हम अगले लेक्चर में मिलते रहेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तो अगले लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ वेजिटेशन पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे।